वेलकम टू एवेन्यू जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। कई सारे एग्जाम हैं जहां पर हिंदू विवाह पूछा जाता है, हिंदी विधि पूछी जाती है जिसमें यूपी है, बिहार है, ठीक है। और अभी उत्तराखंड का एक एग्जाम हमारे सामने है जिसमें हिंदू विधि पूछी जा रही है। तो हिंदू विवाह अधिनियम में से अगर हिंदू विधि पूछी जाती है तो इस अधिनियम में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराधिकार अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, उनमें से क्वेश्चन कम आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में से आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और हमारी बेसिक जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो, मेरी क्लास लेने से पहले एक बात समझ लो, बेरट्ट लेके रख लो, है ना। मतलब विदाउट बेरट्ट पढ़ने में कोई मजा ही नहीं आएगा, तुम बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से आई, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि बेरट्ट अपना उठा लो, सामने रख लो, एक बार देखते रहो, चेक करते रहो सारी इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। अगर सारी सही है और अगर तुमने पहले कभी वो नहीं देखा था या वो नहीं पढ़ा था तो वो कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, इन सब बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो क्विक रिवीजन में हम बिल्कुल फटाफट एक विद इन 1 आवर ये पूरा एक्ट हम खत्म कर लेंगे, उससे पहले ही कर लेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है। तो पीटी में ध्यान रखना, एचएम में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्ट नंबर है हमारा 25। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है पीटी के लिए, एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। इसको कब स्वीकृति मिली? 18 मई 1955 को। और कब से लागू किया गया? 18 मई 1955 से। तो दोनों ही डेट 18 मई 1955, इसके प्रवर्त होने की डेट और इसके स्वीकृत होने की डेट, दोनों ही डेट सेम है, 1955। पीटी के लिए ध्यान रखना, पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब 2019 से 31 अक्टूबर 2019, मैं कहता हूं जितने भी एक्ट हैं जहां पर भी जम्मू कश्मीर राज्य था वहां पर सब 31 अक्टूबर 2019 से वहां से हटा दिया गया, ठीक है। तो पीटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके बाद अधिनियम का लागू होना है। यह अधिनियम किस पर लागू होगा? तो अधिनियम के लागू होने का अगर तुम सेक्शन 2 देखोगे तो सेक्शन 2 का क्लॉज ए कह रहा है, 1A कह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होता है जो वीरशैव, लिंगायत या ब्राह्मण, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित हिंदू धर्म के रूपों या विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू हैं। जितने भी लोग हिंदू धर्म से हिंदू हैं उन सभी पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने वीरशैव भी इंक्लूड किया है, लिंगायत भी किया। वीरशैव एक संस्था है, मतलब एक हमारे ही कल्चर है जो वीरशैव मानते हैं, एक लिंगायत को मानते हैं, एक प्रार्थना समाज है, एक आर्य समाज है, काफी सुना होगा, ठीक है। इसमें अगर हिंदू की परिभाषा देखोगे, सेक्शन 3 एक बार देखो, सेक्शन 3 से और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 3 में नहीं, सेक्शन 2 में ही, सेक्शन 2 का क्लॉज बी कह रहा है ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है। तो यदि कोई व्यक्ति बौद्ध, जैन या सिख है उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। क्यों? क्योंकि सिख परंपरा या सिख धर्म कहूं या बौद्ध धर्म कहा जाए या जैन धर्म कहा जाए, ये हिंदू धर्म की ही शाखा है, ठीक है। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट वहां पर भी लागू होता है। तुम देखोगे बहुत सारा कल्चर तो ऐसे हैं जो इन तीनों चारों जितने भी हमारी ये धर्म है, जो शाखाएं हैं, उनमें बिल्कुल सेम टू सेम बहुत सारे विवाह के कॉन्सेप्ट, विवाह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या और सारे जो हमारा जीवन यापन का तरीका है वो बहुत सारा एक जैसा है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है निम्न व्यक्ति, अर्थात यहां पर कह रहा है हिंदू कौन होंगे, में देखोगे तो कोई बालक चाहे वो औरस हो या जारज, जिसको दोनों जनक हिंदू धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, ठीक है। इंग्लिश में देखो लिखा है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। तो जो जायज बच्चे होते हैं वो भी, जो औरस होते हैं वो भी, अगर उनके माता और पिता दोनों हिंदू हैं तो वो हिंदू ही होंगे। सारी चीजें बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम बिल्कुल समझ लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब दूसरा जो बी क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बालक चाहे वह औरस या जारज हो जिसके दोनों जन्म में से एक हिंदू, जैन या सिख हो और जिसका लालन पालन उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया हो, जिसका
जिसका कि ऐसा जनक सदस्य है या था। मानो एक हिंदू मेल है, हिंदू मेल का विवाह होता है मुस्लिम फीमेल से, ठीक है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो हिंदू होगी, ठीक है। कब? जब उसका लालन पालन सारा पोषण हिंदू विधि के अनुसार हिंदू परिवार में किया गया, जनक के परिवार में किया गया हो, पिता के परिवार में किया गया हो, तब उसको हिंदू ही माना जाएगा, ठीक है। एक केस था इब्राहिम वर्सेज इब्राहिम का, उसमें का जजमेंट था हिंदू जन्म से भी होता है और हिंदू बनाया भी जाता है, ठीक है। तो ये एक केस है इब्राहिम वर्सेज इब्राहिम का, पीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हिंदू जन्म से भी होता है, जैसे कि दो हिंदुओं के उत्पन्न संतान हिंदू ही होगी, ठीक है, और उसे बनाया भी जा सकता है, ठीक है। कोई धर्म परिवर्तन करके भी हिंदू बन सकता है, या फिर निर्भर करता है कि उसका लालन पालन पोषण कहां पर हो रहा है, कि यदि वो हिंदू विधि के अनुसार उसका लालन पालन पोषण होता है तो वो हिंदू ही होगा, ठीक है। तीसरा है सी क्लॉज, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू बौद्ध जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है, पुनर्ग्रहण किया है, यथा स्थिति धर्म से हिंदू बौद्ध जैन या सिख हो, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म से, सिख धर्म, ईसाई धर्म से, यहूदी धर्म से, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट होकर जैन बनता है, हिंदू बनता है, बौद्ध बनता है, सिख बनता है, तब वो हिंदू ही होगा, ठीक है। या फिर समझो कोई हिंदू पहले मुस्लिम बन जाए, फिर वो कन्वर्ट होकर फिर से हिंदू बने, तब भी वो हिंदू ही है, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन 3, सेक्शन 3 हमारा इंपॉर्टेंट है, उसमें परिभाषा खंड दिया गया है, तो सेक्शन 3 हम देख लेते हैं। सेक्शन 3 कुछ परिभाषाएं यहां पर दी गई हैं। पहली है हमारी रूढ़ी और प्रथा। रूढ़ी और प्रथा से क्या मतलब है? तो रूढ़ी और प्रथा पदों से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे लंबे समय के लिए लगातार और एक रूपता में अनुपालन किए जाने के कारण स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो, ठीक है। तो ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा जिसे बहुत लगातार चलते रहने की वजह से विधि का बल अभिप्राप्त हो गया, उसे हम कहेंगे वो रूढ़ी या प्रथा है। अब बात समझो, देखो यहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में रूढ़ी को भी जगह दी गई है। जब हम विधि की बात करते हैं, विधि की परिभाषा हम अगर हम आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि जो रूढ़ी हैं, जो प्रथाएं हैं, जो प्राचीन समय से चले आ रही हैं, वो विधि का बल प्राप्त कर लेती हैं। उसी को सेक्शन 3 में कहा गया। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे आगे ऐसे प्रोविजन की बात की गई है जहां पर विवाह शून्य हो जाता है या शून्य करने हो जाता है, लेकिन अगर कोई रूढ़ी या प्रथा हो तो वो विवाह वैध होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर पहले से ही कह दिया गया कि ऐसी रूढ़ी या ऐसी प्रथा जो लंबे समय से, ये मत कहना कि अभी हमने 5 साल पहले स्टार्ट की है, हमारी प्रथा है, हमारे परिवार की प्रथा है, ऐसा नहीं होगा। जो लंबे समय से चली आ रही है वो प्रथा बनेगी, ठीक है। परंतु तब जब कि यह नियम निश्चित हो और आयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। देखो प्रथा या रूढ़ी विधि तो बन जाती है, ठीक है, कोई भी प्रथा या रूढ़ी विधि का बल तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो जो रूढ़ी या प्रथा है वो अनैतिक ना हो। अगर कोई प्रथा अनैतिक है तो फिर वो शून्य, ठीक है। मतलब समझो एक ऐसी प्रथा हो समाज में जो आर्टिकल, जो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करती हो, हमारे समानता के अधिकार को छीनती हो, स्वतंत्रता के अधिकार को छीनती हो, इसका मतलब क्या होगी? शून्य। आर्टिकल 13 ही कहता है ऐसी कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करती है, शून्य, बात खत्म हो जाएगी। तो ये भी यही कह रहा है कि अगर कोई प्रथा या रूढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। मतलब अभी कुछ बदल रहा है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, जब आगे हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। और साथ में उसमें लोक नीति के विरुद्ध ना हो। देखो लोक नीति, मैंने एक कोटेशन हमने बार बार पढ़ते हैं, लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, ठीक है, एक कोटेशन थी ये, ठीक है, एक जूरिस्ट की। तो ये मतलब क्या है कि लोक नीति समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। जो चीज पहले माना कि वो अच्छी ना हो, लोक नीति के विरुद्ध मानी जाती हो, आज उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए,
ठीक है, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, न्यूज चैनल में तुमने देखा होगा, कपड़े पहनने के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सही बात है। अब देखो यहाँ पर लोक नीति कैसे कार्य करती है, यहाँ पर विधि कैसे कार्य करती है। अगर तुम अपने पूर्वज से पूछोगे तो जब महिलाओं के लिए जो सूट पहनने का जो चलन आया था, सूट और सलवार पहनने का जो चलन आया था, आज से जब भी पहले 20, 30, 50 साल पहले जब ये आया था, तो ये बहुत ही मतलब माना जाता था कि ये बहुत अच्छा पहनावा नहीं है, इसमें थोड़ी सी नग्नता है। मतलब सोचने वाली बात है, जिसको आज तुम कल्चरल बोल रहे हो, ये आज से 30, 40, 50 साल पहले ये मतलब लोग इसको हम कह सकते हैं लोक नीति के विरुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब अनैतिक कहा जा सकता है उस समय के हिसाब से। उस समय के हिसाब से और अन्य परिधान अच्छे थे। आज के समय में पुरुषों के लिए मतलब जब अगर आज से 20-30 साल पहले की बात करूं तो जीन्स पहनने वालों का एक अलग था। अर्थ जीन्स पहन के घूमता भाई वो तो, है ना, लोग कहते थे जीन्स पहन के घूमता है, अजीब था थोड़ा सा। लेकिन आज की डेट में जीन्स पहनना एक बिल्कुल ही नॉर्मल कल्चर है। पहनावे का सिंपली एक मतलब नाम है जीन्स, हर कोई पहनता है। तो ये समय समय इसीलिए कहते हैं लोक नीति अनियंत्रित बेलगाम घोड़ा है, ये पता नहीं कब बदल जाए। जारता पहले कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता था जारता अवैध है, अपराध है, अब कहता है ये अपराध नहीं है लेकिन ये अनैतिक है ना। तो ये बदल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और नए प्रोविजन आ जाए। जैसे कि मैंने अभी एक काफी फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया था कि हो सकता है 1000 साल बाद या 500 साल बाद शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। जिस शादी को तुम आज सांस्कृतिक मान रहे हो, जिसको आप कह रहे हो एक बहुत अच्छा बंधन है, जन्मों जन्मों का साथ है, 1000 साल बाद ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, ये कोई नया चमत्कार नहीं होगा। ऐसे हजारों लाखों रूढ़ी प्रथाएं तरीके इस पृथ्वी पे बने और खत्म हो गए, कोई वैल्यू नहीं। तो ये मत सोचना कि जो अब हो रहा है यही बस हार्ड एंड फास्ट है, किस दिन बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी, कोई चीज शाश्वत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि जो लोक नीति के विरुद्ध होगी वो विधि, वो रूढ़ी, वो प्रथा को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, एक और प्रोवाइजो, परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की अवस्था में जो कि एक ही परिवार को लागू हैं, परिवार द्वारा उनका अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया। ठीक है, और ऐसे रूल जो केवल एक ही परिवार पर लागू हो और परिवार द्वारा उनके अस्तित्व को भंग नहीं कर दिया गया हो, तब भी उन्हें रूढ़ी या प्रथा माना जा सकता है, सिर्फ एक ही फैमिली पर लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जिला न्यायालय। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, अगर मैं आगे ना भी पढ़ूं तब भी मैं समझ सकता हूं कि हिंदू विधि से संबंधित जो मामले जाते होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते होंगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है इन चीजों को समझने का। जैसे अगर इन्होंने जिला न्यायालय को यहाँ परिभाषित किया है तो इसका मतलब हो गया कि मामले जिला न्यायालय में ही जाते, इसीलिए तो परिभाषा दी गई है, अदरवाइज देते ही ना, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की दे देते, सॉरी, या फिर किसी और कोर्ट की दे देते। ठीक है, हाई कोर्ट या कुछ भी। जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है सेक्शन 3B में, वह ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए नगर सिविल न्यायालय है, वह न्यायालय और किसी क्षेत्र वाला प्रधान सिविल न्यायालय भी प्रेरित है, और इसके अंतर्गत कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है। तो जिले न्यायालय में प्रधान सिविल न्यायालय भी आता है, अन्य सिविल न्यायालय भी आता है, और नगर सिविल न्यायालय भी आता है। ठीक है, इसके बाद आता है सगा और सौतेला। फुल ब्लड और हाफ ब्लड कौन होता है? ठीक है, सगा और सौतेला। देखो एक और आता है यहां पर सहोदर, सहोदर को भी यहां पर परिभाषित किया गया है नेक्स्ट परिभाषा में। ठीक है, सहोदर, तीनों को ही हम एक साथ समझ लेते हैं। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रॉब्लम बेस में पूछ सकता है कि वो उसका सगा भाई होगा, सगी बहन होगी, सगे होंगे, सौतेले होंगे, सहोदर होंगे, क्या होंगे, पूछा जा सकता है। सगा और सौतेला कह रहा है कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हों, एक ही पुरुष हो और एक ही स्त्री हो, पति पत्नी हो, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब सगे होंगे। ठीक है, मानो कि पुरुष है A और स्त्री है B, और इनसे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं X Y Z सब सगे हैं। दूसरा है और सौतेले नातेदार
तब कहलाते हैं जब वह एक ही पूर्वज से हो किंतु उनकी भिन्न पत्नियां हो। मतलब यहां पर पुरुष ए है और उसकी पत्नी है बी और सी, तो ए और बी से उत्पन्न होने वाली संतान एक्स और ए और सी से उत्पन्न होने वाली संतान वाई, ये दोनों कैसी हो गई हैं? सौतेली। ठीक है। तीसरा है हमारा सहोदर। सहोदर दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वो एक ही पूर्वजा से किंतु उनके भिन्न पतियों से जन्मे हो। मतलब सहोदर कौन होंगे? जहां पर मां एक हो और उसके पति अलग हो, ए और सी, ये अब पति हैं। ठीक है, तो बी और ए से उत्पन्न, यहां पर बी कौन है? मां है। ठीक है, और ये पिता है और ये भी पिता है। ठीक है, तो बी और ए से उत्पन्न संतान एक्स और बी और सी से उत्पन्न संतान वाई, ये दोनों क्या होंगी? सहोदर होंगी। ठीक है, ये बात समझ लेना क्योंकि आगे सगे सौतेले सहोदर के प्रोस्पेक्टिव में आगे नियम बनाए गए। ठीक है, आगे देखो सेक्शन 3 क्लॉज F1, सपिंड नातेदारी क्या होता है? किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा तीसरी पीढ़ी तक, तो माता की पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ऊपर वाली परंपरा वो सपिंड होगी, और पिता की ऊपर वाली परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, और पिता की जो परंपरा है उसमें पांचवी पीढ़ी तक जो होगा वो सपिंड माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि दो व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे परंपरागत अग्र पुरुष या उसकी ऐसा कोई ही परंपरागत अग्र पुरुष है जो कि दूसरे के प्रति सपिंड नातेदार की सीमाओं के भीतर है, तो दो व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे के सपिंड है। मतलब जो अग्र पुरुष आएंगे उनकी भी कैटेगरी 5 पीढ़ियों तक मानी जाएगी, तो उनके बारे में भी सपिंड कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। देखो सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होती है? सपिंड तो हमने समझ लिया माता की पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी तक, पिता की पीढ़ी में पांचवी पीढ़ी तक। ठीक है, अब प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है? एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष है, पिता पुत्र, परंपरागत अग्र पुरुष। ठीक है, ये क्या होंगे? प्रतिसिद्ध हो। ठीक है, दूसरा, एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष वंशज की पति या पत्नी। ठीक है, तो अग्र पुरुषों की जो वंशज हैं उनकी जो पत्नियां होंगी, उनके जो पति होंगे, वो सब भी क्या होंगे? प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल पे हम सोच सकते हैं, जैसे चाचा भतीजा हो सकते हैं। ठीक है, चाचा भतीजी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के भाई या पिता या माता के भाई या पितामह, मातामह या पितामह या मातामही के भाई की पत्नी। ठीक है, तो पिता की पत्नी, माता के भाई की पत्नी, पितामह के भाई की पत्नी, मातामह के भाई की पत्नी, पितामही या मातामही के भाई की पत्नी जो होगी वो भी सब प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आएगी। भाई बहन, जितने भी भाई बहन है वो भी प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। चाची चाचा और भतीजी प्रतिसिद्ध नातेदारी, चाची या भतीजा प्रतिसिद्ध, भाई और बहन की या दो भाइयों दो बहनों की संतानती प्रतिसिद्ध नातेदारी। ठीक है, मतलब बुआ के मामा के जो बच्चे हैं ये सब। ठीक है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको प्रतिसिद्ध नातेदारी कहा गया। देखो यहां पर हिंदू विधि को, हिंदू धर्म को हम जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन धर्म है। जितने भी भारत में ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी धर्म आज के समय पर हैं, उनमें से सबसे प्राचीन जितना जो धर्म है वो जो भारतीय हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, वही सबसे प्राचीन। मैंने पहले भी इस बारे में बताया है कि अब तक जब से पृथ्वी बनी है, जब से इंसान ने धर्म के बारे में जानना शुरू किया है, तब से लेके और आज तक लगभग 9000 से भी ज्यादा धर्म बनकर खत्म हो चुके। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या होगा ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो हमारा जो कल्चर है, जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, यहाँ पर इन नातेदारियों में विवाह को क्यों मना किया जा रहा है, उसका एक जो साइंटिफिक रीजन है वो है जो बॉन्डिंग है, जो गुणसूत्र की जो बॉन्डिंग होती है वो एक ही नातेदारी में बॉन्डिंग कमजोर होती है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियों का जन्म होता है। ये साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की गई बहुत टाइम तक, और ये
ये सिद्ध माना गया कि यदि एक ही नातेदारी में मतलब सेम ब्लड में ही अगर शादियां होती रहेंगी तो वहां पर बहुत ही भयंकर बीमारी, बहुत ही भयंकर तरीके की जो आनुवांशिक तौर पर जो विकृतियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इसकी बात की जाए तो मिस्र की सभ्यता में भी इस तरीके की बात की गई है। ठीक है, वहाँ की जो भी हमने रिसर्च किया है उसमें इस तरीके का देखा गया कि नातेदारी में विवाह होने के कारण उस सभ्यता में बहुत ही भयंकर तरीके की बीमारियां आई थी। ठीक है, इसीलिए मना किया गया है हिंदू धर्म में भी कि सेम ब्लड में या सेम जो भी रिलेशन है, प्रतिसिद्ध नातेदारी है, सपिंड होना है, इनमें शादी विवाह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये साइंटिफिक है, प्राचीन है, साइंस अब बता रहा है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जो पहले केवल सांस्कृतिक थे, अब उनका वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है नातेदारी के अंतर्गत सगी नातेदारी के समान ही सौतेली या सहोदर नातेदारी भी है। तो जितने भी प्रतिसिद्ध नातेदारी सगों के बीच है वही सेम सौतेलों के बीच होगी, वही सेम सहोदर के बीच होगी। ठीक है, औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी है, मतलब जो बिल्कुल जायज संतान है उसके लिए भी नातेदारी के सेम रूल फॉलो होंगे, जो नाजायज है मतलब वैध विवाह से उत्पन्न संतान नहीं है उस पर भी नातेदारी के सेम रूल लागू होंगे। रक्त जन्य नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी है, मतलब जो ब्लड रिलेशन है उन पर भी सेम नातेदारी के रूल लागू होंगे। जो हमने किसी व्यक्ति को अगर गोद ले लिया है तो उस पर भी नातेदारी के सेम रूल लागू होंगे, भले ही वो हमने बहुत दूर से कोई व्यक्ति गोद लिया हो जिसका कोई लेना देना नहीं था इस ब्लड रिलेशन में, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि उसका रिलेशन अब है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव और ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, सेक्शन 4। सेक्शन 4 कह रहा है क्लॉज 1, हिंदू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वचन उस विधि की भाग रूपी रूढ़ी या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पहले थी, किसी ऐसी बात के बारे में प्रभाव शून्य हो जाएगी जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है। ठीक है, तो अगर कोई नियम या रूढ़ी इस अधिनियम के लागू होने से पहले लागू थी तो वहां पर वो एज इट इज प्रभाव शून्य हो जाएगी। ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पर अधिनियम बना दिया गया। बात समझो, देखो बहुत सारी रूढ़ी या प्रथाएं चली आ रही थी शादी के विवाह के प्रोस्पेक्टिव में, लेकिन हमें बात ध्यान रखनी है कि जिनके बारे में इस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है उनके बारे में अब पुरानी रूढ़ी या प्रथा लागू नहीं, लेकिन जिन नियमों के बारे में, जिन रूढ़ियों के बारे में इस अधिनियम में व्यवस्था नहीं की गई है उनके बारे में अभी पुरानी रूढ़ी या प्रथा लागू की जा सकती है। ठीक है, बेसिक तौर पर ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है ये। अब सेक्शन 5 से ही हमारा पूरा खेल शुरू होता है हिंदू विधि का, क्योंकि विवाह के प्रोस्पेक्ट में विवाह यहीं से शुरू होता है। परिभाषा खंड क्या क्या प्रतिषेध है सब हमने समझ लिया है। सेक्शन 5 धारा 5 ये कह रहा है वैध विवाह की हिंदू विवाह के लिए शर्त, दो हिंदुओं के बीच, पहली कंडीशन दो हिंदुओं के बीच, तो पहली शर्त क्या हो गई, पति एवं पत्नी हिंदू हो। यह अधिनियम तभी लागू होगा जब दोनों हिंदू, ठीक है, दो हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिनमें की निम्न शर्तें पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी शर्तें? पहला है दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो। ठीक है, मतलब दोनों अविवाहित हों या उनकी पति या पत्नी जीवित ना हो। ठीक है, देखो यहां पर जो विधवाएं हैं वो भी आएंगी। ठीक है, मतलब माना जाएगा कि अब वो विवाहित नहीं है, जब विवाह कर रही है तब वो विवाहित नहीं। ठीक है, तो विधवाएं भी आएंगी। यहाँ पर जो डाइवोर्स हैं, तलाक शुदा पुरुष या महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा
विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार विकृति चित्त के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो। अगर कोई व्यक्ति कंसेंट नहीं दे सकता तब ये वैध विवाह नहीं माना जाए। ठीक है, हम जानते हैं कंसेंट हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो तभी कंसेंट देगा। ठीक है, साथ में वो जो पूछा जा रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, जो विवाह हो रहा है, हर चीज को समझने में समर्थ हो, तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति कंसेंट देने में समर्थ है। ठीक है, तो चित्त विकृति है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, तब भी वो वैलिड शादी नहीं होगी। तीसरा है, यद्यपि विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के अथवा इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो कि वह संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन, कि वो संतान उत्पत्ति के अयोग्य ना हो। ठीक है, तीसरा हम कर लेंगे चित्त विकृत ना हो, चौथा संतानोत्पत्ति, एक मिनट, संतान उत्पत्ति के अयोग्य ना हो। ठीक है, चौथी कंडीशन, पांचवी है, उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। ठीक है, ये कह रहा है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेंटिटी, मतलब अगर वो व्यक्ति बार बार उन्मत्त होता है, दौरा पड़ता रहता है बार बार, तब भी वो योग्य व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर ने 21 वर्ष की आयु पुराने एक्ट में और वधु ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली। ठीक है, तो 18 और 21 का क्लॉज है। नेक्स्ट है, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी अथवा प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो तथा तब तक पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर ना हो। प्रतिसिद्ध नातेदारी, ठीक है, प्रतिसिद्ध नातेदारी, उनके बीच प्रतिसिद्ध नातेदारी है तब भी विवाह वैलिड नहीं होगा, और वो सपिंड है। नेक्स्ट है, जब तक कि वो सपिंड ना हो, सपिंड हो, सपिंड ना हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तब माना जाएगा कि उनका विवाह वैध है। अगर ये इनमें से एक क्लॉज भी अगर मिस होता है तो विवाह वैध नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 7 देखो, विवाह, हिंदू विवाह हेतु संस्कार। हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 का क्लॉज 1 सिर्फ ये कहता है कि हिंदू विवाह जो होगा वो उनके जो रूढ़िगत आचार और संस्कार हैं उनके अनुरूप होगा। ठीक है, जैसे अगर तुमने देखा होगा हिंदू विवाह में बहुत सारे, क्योंकि फिल्में देख के ही सारी चीजें चल रही हैं, तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि हर बार विवाह में सप्तपदी हो रही है, फेरे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो फेरों का कल्चर पूरे हिंदू समाज में नहीं, बहुत सारे ऐसी रूढ़ियां हैं, ऐसी प्रथाएं जहां पर सप्तपदी नहीं होती है। तो ध्यान रखना, पीटी के लिए सप्तपदी कंपलसरी नहीं है। क्लॉज 2 में लिखा है कि जहां ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है वहां विवाह का पूरा और बाध्यकार तब हो सकेगा जबकि 7वां पद पूरा किया। जहां सप्तपदी है वहां 7वां पद पूरा होने पर ही विवाह संपूर्ण होगा। मतलब जहां फेरे लेने का कॉन्सेप्ट है वहां 7 फेरे होने के बाद ही विवाह होगा। जहां फेरे लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर जरूरी नहीं है कि फेरे लिए ही जाएं, जो भी उनका तरीका होगा, जिस तरीके से भी उनके संस्कार होंगे, उनके आचार होंगे, उसी हिसाब से विवाह को वैध माना जाए। ठीक है, एक और यहाँ पर विवाह की बात आती थी पहले, गंधर्व विवाह। आप लोगों ने कई बार सुना होगा गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह में जैसे दुष्यंत और शकुंतला की कहानी काफी फेमस है गंधर्व विवाह के लिए। गंधर्व विवाह में क्या होता था कि उसमें एक महिला और पुरुष के बीच यदि इंटरकोर्स हो जाए तब वो विवाह की श्रेणी में आ जाता था। लेकिन भाऊराव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया कि गंधर्व विवाह को वैध विवाह नहीं कहा जा सकता। भाऊराव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इस अधिनियम में, इस जजमेंट में
गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना गया। तो पीटी के लिए ध्यान रखना कि कौन सा वो जजमेंट था, तो वो था भाऊराव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, इसके बाद देखो सेक्शन 8 है, रजिस्ट्रीकरण की बात की गई है, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। पीटी में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहले बात ये पूछी जाती है कि हिंदू विवाह में रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है या नहीं है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि अगर रजिस्ट्रीकरण करने पर कितना जुर्माना लगेगा और किस धारा में रजिस्ट्रीकरण की बात की गई है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखना, हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण में सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जजमेंट आया था सीमा वर्सेस अश्विन कुमार का, सीमा वर्सेस अश्विन कुमार। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि हिंदू विधि में रजिस्ट्रीकरण कराना जरूरी नहीं है। हम जानते ही हैं इतने सारे विवाह हमारे यहाँ होते रहते हैं, कोई रजिस्ट्रीकरण कराना नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, गांव में तो कोई जानता भी नहीं, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि क्लॉज देखो, यदि राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, इष्टकर है, तो यह उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए उपबंध कर सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रूलिंग है कि अगर वो चाहे तो ऐसा उपबंध कर सकती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विधियों को प्रविष्ट करना उस राज्य में, उसके भाग में, या तो सब अवस्थाओं में या ऐसी अवस्थाओं में जैसा कि उल्लेखित किया जाए अनिवार्य होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रीकरण को कंपलसरी कर सकती है। ठीक है, आगे, और जहां की ऐसा कोई निर्देश निकाला गया है वहां इस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से जो 25 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। देखो, जहां पर रजिस्ट्रीकरण कंपलसरी है, अगर तुमने वहां पर रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया तो फिर जुर्माना लगेगा 25 रुपए का। कितना होगा जुर्माना? 25 रुपीज। बस पीटी के लिए 2 बात ध्यान रखना, रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है और जुर्माना 25 रुपए। किस धारा में? धारा 8 में। बस इससे ज्यादा यहां से नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो सेक्शन 9 है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, बहुत अच्छा सेक्शन है, पीटी में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो मार्जिनल नोट ही पूछी जाती है, किस धारा के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की बात की गई है? धारा 9। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पर ये इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ध्यान रखना, इस सिद्धांत की उत्पत्ति यहूदी विधि से हुई है। सेक्शन 9, इस सिद्धांत की उत्पत्ति यहूदी विधि। पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये धारा क्या रही है? ये धारा कह रही है, ठीक है, लिख लेना, इस सिद्धांत की उत्पत्ति यहूदी विधि से हुई है। ये कह रही है जब पति या पत्नी में से किसी ने उचित कारण के बिना एक दूसरे से अपना सहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है। ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे बिना किसी रीजन के। नाराजगी हो जाती है पति पत्नी में, पति पत्नी में तो नाराजगी होती ही है, हर तीसरे दिन होती है, हर लगभग रोज भी होती है ना। तो ये मतलब जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते ही हैं। खैर, जब पति पत्नी ने बिना किसी कारण के एक साथ रहने से अलग हो गए हैं, अपना सहचर्य प्रत्याहृत कर लिया, तब प्रतिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा। कोई भी पक्षकार, चाहे पत्नी या पति, देखो जो अलग रहने के लिए राजी हुआ है वो तो करेगा नहीं कि मुझे साथ रहना, अब दूसरा पक्षकार ही कहेगा कि भाई साथ रखो, होगी लड़ाई किसी बात पे। ठीक है, लड़ाई के कोई सर पैर नहीं होते, ध्यान रखना। तो जिला न्यायालय में इसका एक आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और इस बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अज्ञप्ति जारी करेगा, डिक्री देगा। किस बात के लिए? कि भाई तुम साथ रहो। अगर कोई साथ मतलब दूर रहने का कोई रीजनेबल रीजन नहीं है तो फिर तुम्हें साथ ही रहना चाहिए, अलग रहने के लिए कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये कहां से हम डिक्री ले सकते हैं? सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 के लिए ध्यान रखना, यहां से डिक्री पारित होती है, अज्ञप्ति पारित होती है। ठीक है, स्पष्टीकरण देखो, जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्य प्रत्याहरण के लिए उचित कारण है, वहां उचित कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है। मतलब पत्नी अलग रहने लगी है,
पति ने एप्लीकेशन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने के लिए डिक्री दो, तो अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम्हें क्यों अलग रहना है ना, ये किस पर है? पत्नी पर, कि तुम वो रीजन बताओ जिसकी वजह से तुम्हें अलग रहने के लिए कहा जाए कि तुम ठीक है अलग रह लो। ठीक है, यहां पर दो जजमेंट और हैं, टी संथिया वर्सेस वेंकट सुवैया, टी संथिया वर्सेस वेंकट सुवैया। इस जजमेंट में कहा गया कि धारा 9 असंवैधानिक है, यह सिद्धांत असंवैधानिक है। लेकिन उसके बाद जजमेंट आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन का 1984 का, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन 1984 का जजमेंट था। यह भी यही था, संवैधानिकता के बारे में प्रश्न किया गया था और इस जजमेंट में कहा गया कि धारा 9 आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती। ठीक है, तो वहां बात आई थी कि क्या ये धारा 14 या धारा 21 का उल्लंघन करती है, तो धारा 9 धारा 14 या धारा 21 का उल्लंघन नहीं करती है। तो दोनों जजमेंट, दोनों केस लो ध्यान रखना, सेक्शन 9 ध्यान रखना है, डिक्री पारित करता है जिला सिविल न्यायालय। ठीक है, और सेक्शन 9 में यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है किसी भी पक्षकार के द्वारा और ये यहूदी विधि पर आधारित है। तो चार पांच क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैंने सबकी बात कर ली है। इसके बाद आता है सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। बहुत अच्छा सेक्शन है क्योंकि तलाक से पहले जुडिशियल सेपरेशन की ही बात की जाती है। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक अलगाव। ये कह रहा है विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित या हुआ हो चाहे पश्चात, धारा 13 की उपधारा 1 में पत्नी की दशा में उसी उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थित की जा सकती है, न्यायिक अलगाव के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा। देखो, जिन आधारों पर तलाक की अर्जी दी जाती है उन्हीं आधारों पर जुडिशियल सेपरेशन की भी आवेदन किया जा सकता है। बस ये बात ध्यान रखना, जो तलाक के आधार हैं वही सारे आधार जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, पीटी के लिए फिलहाल इतना ही ध्यान रखना। क्लॉज 2 में जहां की न्यायिक अलगाव के लिए अज्ञप्ति पारित की गई है, बस इतना ही बहुत है। जुडिशियल सेपरेशन की भी डिक्री आती है, अज्ञप्ति पारित की गई है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है जरूरत ही नहीं। कोई पूछे सेक्शन 10 में क्या आता है? आदेश आता है, डिक्री आती है। आधार कौन से होते हैं? जो तलाक के आधार होते हैं वही सारे आधार जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, इसके बाद देखो सेक्शन 11 और 12। सेक्शन 11 है शून्य विवाह, सेक्शन 12 है शून्य करनीय विवाह। शून्य विवाह क्या कह रहा है कि यदि कोई इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात अनुष्ठित किया गया, यदि कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर धारा 5 की पहले खंड के क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी। ठीक है, सपिंड और प्रतिसिद्ध नातेदारी, और क्लॉज 1 में है कि वो दोनों के पक्ष पति या पत्नी जीवित ना हो। मतलब समझो कि अगर किसी पुरुष का, अगर किसी स्त्री का पूर्व पति या पत्नी जीवित है और यदि वो दूसरा विवाह करते हैं तो दूसरा विवाह शून्य होगा। बात खत्म, दूसरा विवाह वैलिड नहीं। ठीक है, पीटी के लिए सीधे सीधे ध्यान रखना है। तो वह आकृत और शून्य होगा। इंग्लिश में लिखा है नल एंड वॉइड, है ना, दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। पीटी के लिए ध्यान रखना, पीटी में पूछा जाता है क्या वो आकृत होगा, क्या वो शून्य होगा, या ए और बी दोनों, तो नल एंड वॉइड दोनों होता है। ठीक है, और उसमें से किसी भी पक्षकार द्वारा किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर आकृतता की अज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। मतलब समझो कि ए और बी पति पत्नी है। ठीक है, अब ए ने दूसरी किसी महिला सी से शादी कर ली, अब बी चाहे तो आवेदन कर ए और सी के बीच की जो डिक्री है, जो आकृतता है, उसकी अज्ञप्ति डिक्री पारित करा सकती है कि इनका विवाह वैलिड नहीं है, विवाह नल एंड वॉइड है। ठीक है, सेक्शन 12 देखो, शून्य करने विवाह, बॉयडेबल मैरिज। कोई विवाह
भले ही वह इस अधिनियम के आरंभ के पूर्ण या पश्चात अनुष्ठित किया गया है, निम्न आधारों में से किसी पर अर्थात प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? सेक्शन 12 कह रहा है कि विवाह शून्य करने हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। कब? जब पुरुष क्या हो? संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, नपुंसकता हो। ठीक है, एक आधार तो हमें मिल गया नपुंसकता। अगर नपुंसकता की वजह से संभोग नहीं हुआ है तो पुरुष विवाह वॉइडेबल होगा। ठीक है, दूसरा है धारा 5 के खंड 2 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में। धारा 5 के खंड 2 में जो उल्लिखित शर्तें हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तब भी विवाह शून्य करने होता है। देखो 1, 4 और 5 में तो शून्य होता है, लेकिन 2 में शून्य करने। कौन कौन सी शर्त? चित्त विकृति हो तब भी शून्य करनी है, पहले पता ना चले कि व्यक्ति पागल है। दूसरा है मानसिक विकार से संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो तब भी शून्य है। देखो अब वो नपुंसक नहीं है, लेकिन वो इतना मानसिक रूप से बीमार है कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, तब भी शून्य करनी है। ठीक है, और तीसरा है उसे बार बार उन्मत्तता का दौर आता हो। मतलब कह सकते हैं ये जो मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिकल जो कंडीशन है, इनके आधार पर विवाह शून्य करनी हो जाता है पहले और दूसरे खंड में। ठीक, तीसरा है यहां याचिका दाता की सम्मति कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है। बस बात खत्म। बीच में लिखा है संरक्षक की सम्मति बल या कपट द्वारा। अगर किसी व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर उसकी कंसेंट कपट से ली है तब भी विवाह शून्य करनी हो। ठीक है, हम जानते हैं कंसेंट कंपलसरी है, तो कंसेंट अगर कपट से ली गई है, बल द्वारा प्राप्त की गई है, तब विवाह। बिहार में होता है क्या कहते हैं, जबरिया विवाह है ना, जबरिया विवाह कहते हैं ना उसको, जबरिया शादी जो भी है। तो वहां पर क्या होता है, जबरदस्ती करा देते हैं। अब चाहो तो तुम यहां पर क्या कर सकते हो, विवाह को वॉइडेबल करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यदि प्रत्युत्तर दात्री विवाह के समय याचिका दाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। अगर जिस महिला की पुरुष से शादी हुई है वो महिला विवाह से पहले से ही गर्भवती थी, वो एक आधार है विवाह के शून्य करनीय होने का। ठीक है, विवाह वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो शून्य करने होगा और अकृतता की अज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब यहां पर भी डिग्री पारित कराई जा सकती है वॉइडेबल की। ठीक है, क्लोज देखो उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए विवाह को अकृत कराने के लिए कोई याचिका उपधारा 1 के खंड गा में निर्दिष्ट आधार पर उस सूरत में ग्रहण न की जाएगी जिसमें कि, देखो खंड गा के आधार पर क्लॉज 2 लिखा गया है। खंड गा क्या है कि जब सम्मति बल द्वारा या कपट द्वारा प्राप्त की गई है। अब क्या कह रहा है कि याचिका जो भी स्थिति हो, बल के चालू रहने से परिवर्तित हो जाने के या कपट पता चलने के 1 वर्ष से अधिक पश्चात पेश की गई है। आज बल लगाया, जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा दी, अब बल हट गया, तुम घर भी आ गए, बीवी को भी ले आए, चाहे तो तुम शिकायत कर सकते थे, तुमने शिकायत नहीं की। तो विद इन 1 ईयर अगर तुमने शिकायत नहीं की बल के चालू रहने के बाद, ठीक है, या फिर कपट का पता चलने के बाद तुमने विद इन 1 ईयर शिकायत नहीं की है, तो शादी फिर वैलिड हो जाएगी, अब वॉइडेबल नहीं करा सकते। आपको विद इन 1 ईयर याचिका अग्रेषित करनी ही होगी। ठीक है, बी क्लॉज कह रहा है उपधारा 1 के खंड गा
चलो पता नहीं कब से माइक टेट था। फिलहाल सेक्शन 12 का क्लॉज 1B देख लेते हैं कि कब वो जब घ में कहा गया कि यदि पत्नी पहले से ही गर्भवती थी तो ऐसी कंडीशन में जो विवाह है वो वॉइडेबल होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पति को पहले से पता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है तब विवाह शून्य करने नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर जब याचिकादाता को सम्मति से विवाह संभोग के अस्तित्व का पता चले और पता चलने के बाद उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच संभोग ना हुआ। मतलब पति को शादी के 1 महीना बाद पता चला कि उसकी पत्नी पहले से गर्भवती है और अगर उन दोनों के बीच फिर से संभोग हो गया तब आप वॉइडेबल डिक्री के लिए आवेदन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से संभोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसे आधार पर जो मैरिज है वॉइडेबल हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सेक्शन है 13 कि विवाह विच्छेद तलाक क्या है, तलाक के आधार क्या है। कोई विवाह भले ही अधिनियम के आरंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पत्नी या पति पेश की गई याचिका पर तलाक की अज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकेगा कि कौन कौन से आधार हैं जिन पर तलाक लिया जा सकता है। जो आधार तलाक के हैं वही आधार जुडिशियल सेपरेशन के भी हैं, ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना कि तलाक होने के लिए विवाह का वैध होना बहुत जरूरी है। अगर विवाह वैध नहीं है तो तलाक सेक्शन 13 लागू होगा ही नहीं, बात ही खत्म। विवाह वैध होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा पहले से व्यक्ति पुरुष की पत्नी थी, अब दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा विवाह तो पहले से ही नल एंड वॉइड है, तो अब तलाक लिया जा सकता है? नहीं होगा, तलाक की कोई आधार ही नहीं है। तलाक के लिए वैध विवाह होना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा देखो, पहला क्लोज है, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। तो अगर कोई पत्नी या पति विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संभोग करते हैं स्वेच्छा, तो वो तलाक का आधार है। ठीक है, मतलब समझो भले ही अब वो जाड़ता के रूप में पनिशेबल ना हो लेकिन तलाक का आधार आज भी। ठीक है, दूसरा क्लॉज है, विवाह के अनुष्ठान के समय के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया जाए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के साथ क्रूरता करता है, ठीक है, मतलब स्त्री पुरुष के साथ क्रूरता करती है और पुरुष स्त्री के साथ क्रूरता करता है, तब भी वो तलाक का आधार होगा। यहां पर एक जजमेंट था दास्ताने वर्सेस दास्ताने का, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। यहां पर कहा गया कि जो मानसिक क्रूरता है वो भी क्रूरता का भाग है। तो मेंटल टॉर्चर भी फिजिकल टॉर्चर के अंतर्गत आता है, टॉर्चर के अंतर्गत आता है। तो मेंटल टॉर्चर के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। ठीक है, तुमने देखा था ना मीम, कौन सा था, हम विवाह हैं, हम विवाहित हैं, हमें सीधे फांसी चाहिए, है ना। तो मेंटल टॉर्चर के आधार पर तलाक का आधार हो सकता है। ठीक है, दूसरा 1B देखो, याचिका के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है। ठीक है, अगर कोई अर्जीदार 2 वर्ष तक अधित्यक्त रहा है, अलग रहा है, तो इस आधार पर भी तलाक की अर्जी दी जा सकती है। 2 वर्ष तक अलग अलग रह रहे हैं, दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिंदू से परिवर्तित हो गया। अगर कोई व्यक्ति हिंदू से परिवर्तित हो जाता है, किसी अन्य धर्म में चला जाता है, तो वो भी तलाक का आधार होगा। सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ, बहुत ही अच्छा केस है, सरला मुदगल वर्सेज भारत संघ। इस जजमेंट में भी ये कहा गया कि ये तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन एक और जजमेंट था, वो ये था धर्म परिवर्तन से विवाह भंग नहीं होता। विवाह भंग ना होने का क्या इफेक्ट होगा पता है क्या? पत्नी अब भी मेंटेनेंस मांग सकती है पति से कि 2 मेंटेनेंस, तुम हो गए मुसलमान हो गए, तुमने शादी कर ली, हमें फर्क नहीं पड़ा, हमें मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली विवाह भंग नहीं होता है, विवाह वैलिड रहेगा। तलाक का आधार है, अगर पत्नी चाहे तो तलाक ले सकती है। ठीक है, तीसरा क्लॉज है, असाध्य रूप से विकृति रहा है, लगातार अंतरित रूप से इस किस्म के इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्ति रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। तो अगर कोई असाध्य रूप से विकृति चित रहा हो तब भी तलाक का आधार हो सकती है। ठीक है, उसके बाद
कुष्ठ रोग रिपील कर दिया गया 2019 में। उसके बाद है संचारी रूप से यौन रोग से पीड़ित रहा है। अगर कोई ऐसा यौन रोग है जो कम्युनिकेबल है, ठीक है, मतलब जो संचारी है, पुरुष से स्त्री को जा सकता है, स्त्री से पुरुष को जा सकता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी जो तलाक का आधार हो सकता है, जैसे कि एड्स इस एक कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है, पति ने संन्यास ले लिया। अब देखो ये भी तलाक का आधार है, ऑटोमेटिकली विवाह भंग नहीं हो रहा, ये तलाक का आधार है, ठीक है। दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष की कालावधि, 7 वर्ष या अधिक कालावधि से उन लोगों द्वारा कोई भी सुना नहीं गया है कि वो जीवित है, तब भी वो तलाक का आधार। यहाँ पर प्रिजम्पशन की कर ली जाती है 108 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, अब BSA में की जाएगी, ठीक है, तो वो भी तलाक का आधार बन सकता है। इसके बाद सेक्शन 13 का क्लॉज 2, पत्नी तलाक की अज्ञप्ति द्वारा अपनी विवाह भंग के लिए याचिका। ये जो क्लॉज 2 वाली जो याचिका है, ये केवल पत्नी ही प्रस्तुत कर सकती है, पति नहीं कर सकता। कौन कौन से आधार हैं? इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह के विषय में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी याचिका दात्रा के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी। तो अगर उसकी पहले से कोई पत्नी है तो ये भी एक तलाक का आधार है। उसने दोबारा विवाह कर लिया है, देखो पहले से पत्नी है, विवाह, दूसरा विवाह शून्य है, लेकिन अगर उसने दूसरा विवाह कर लिया है तो पहली पत्नी चाहे तो तलाक ले सकती है, ठीक है। दूसरा, इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। अगर पति ने बलात्कार किया है, गुदा मैथुन किया है या पशुगमन किया है, इन आधार पर भी पत्नी तलाक के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। इसके बाद है सेक्शन क्लॉज 3, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अधीन आगे इसको देख लेते हैं। 100 CRPC की धारा 125 अब 144 है, BNSS के अंतर्गत जैसी स्थितियों डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी के भरण पोषण देने के लिए इस बात के लिए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी। ऐसी डिक्री के आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास या पुनरारंभ नहीं हुआ है। उनको भरण पोषण की डिक्री पारित की गई, 1 वर्ष तक डिक्री भी कंटिन्यू है और वो दोनों ने फिर से रहना साथ शुरू नहीं किया है, तो इस आधार पर भी स्त्री तलाक ले सकती है, ठीक है। चौथा क्लॉज है कि स्त्री ने जिसका विवाह, चाहे विवाह उत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु के पूर्व अनुष्ठित किया गया था। अगर कोई लड़की है जिसका विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ था, तो और उसने 15 वर्ष की आयु करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया, अगर वो लड़की चाहे तो 15 वर्ष के बाद और 18 वर्ष से पूर्व भी तलाक के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 13 क्लॉज 13 क्लियर है हमारा। इसके बाद है सेक्शन 13B, पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद, ठीक है। ब्रेकडाउन थ्योरी कहा जाता है इसको, सेक्शन 13B को ब्रेकडाउन थ्योरी, ठीक है, तलाक। तो अगर इस अधिनियम के प्रावधान रहते हुए दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के लिए जिला न्यायालय में, चाहे वह विवाह संशोधन अधिनियम 1978 के पूर्व अनुष्ठित किया गया हो, चाहे उसके पश्चात, इस आधार पर पेश किया जा सकेगा कि वह 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते और इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटन कर देना चाहिए। यदि पति और पत्नी 1 वर्ष से दोनों अलग रह रहे हैं तो वो पारस्परिक सम्मति से भी विवाह विघटन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन इंटेंशन के साथ अगर वो विवाह विच्छेद करना चाहें तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो 1 साल तक अलग रहे, ठीक है। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा का एक जजमेंट ये इसके बारे में है, ब्रेकडाउन थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्लॉज 2 है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट याचिका के उपस्थित किए जाने की तिथि से 6 माह के पश्चात उक्त दिनांक के 18 मास के भीतर दोनों पक्षकारों ने किए गए प्रस्ताव पर यदि इस याचिका वापस नहीं ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात जैसा सही समझे समाधान करने के पश्चात विवाह अनुष्ठित किया गया है, अर्जी किए गए प्रतिकन सही है तो डिक्री तलाक की डिक्री पारित कर सकता है। मतलब पहले आप
एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के बाद 6 माह के बाद आपकी डेट लगेगी, उसके बाद 18 महीने का टाइम दिया जाएगा कि तुम दोनों अलग रह सकते हो 18 महीने, तब हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि साथ रहना नामुमकिन है, रहा ही नहीं जा सकता, तब वो पहले भी तलाक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 14 कहता है 1 वर्ष विवाह के 1 वर्ष तक विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका पेश ना की जाएगी। मतलब आप अभी आज ही विवाह हुआ हो तो 1 वर्ष के भीतर आप तलाक की अर्जी पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। लेकिन अगर किसी के जीवन को खतरा हो, अगर कोई अन्य ऐसा असाधारण कारण हो, तो 1 वर्ष से पहले भी विवाह की अर्जी दी जा सकती है। सेक्शन 14 बस इतना कहता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इतना ही आता है कि विवाह के कितने दिन बाद तलाक की अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है, तो वो टाइम होगा 1 वर्ष। ठीक है, सेक्शन 15 देखो, तलाक ले चुके व्यक्ति कब पुनर्विवाह कर सकेंगे? तो जब विवाह तलाक की अज्ञप्ति द्वारा भंग कर दिया गया है और या तो अज्ञप्ति के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि अपील करने का ऐसा अधिकार है, अपील करने का समय का अवसान अपील पेश किए जाने के बिना हो गया है, या अपील की गई है किंतु खारिज कर दी गई है, तो फिर विवाह के किसी प्रकार के लिए फिर विवाह करना विधिपूर्ण होगा। मतलब अगर एक बार तलाक हो गया तो उसके बाद भी आप पुनः विवाह नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? यदि अपील कर दी गई है तो विवाह नहीं होगा जब तक अपील का जजमेंट नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन अपील का जजमेंट आ जाता है या अपील खारिज कर दी जाती है या अपील को स्वीकार नहीं किया जाता है या अपील का जजमेंट भी तलाक का ही है, तब ऐसे आधार पर भी ये पुनर्विवाह करने का राइट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 16 देखो, सेक्शन 16 की सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य विवाह होते हुए भी चाहे विवाह विधिमान्य होने पर हो या जो संतानें होंगी वो धर्मज ही होंगी। तो चाहे विवाह शून्य हो, शून्य करनीय हो, कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन जितनी भी संतान उत्पन्न होंगी सबकी सब धर्मज ही मानी जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? सेक्शन 17 देखो, द्विविवाहकरण कर दंड। अगर कोई व्यक्ति पहले से विवाहित होते हुए दूसरा विवाह करता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 494, अब नई धाराएं हो गई हैं बीएनएस में। ठीक है, तो द्विविवाह के लिए हम आईपीसी में उसे दंडित करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 18 कहता है हिंदू विवाह में आवश्यक शर्तों का पालन ना करने पर दंड। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की खंड 3 का उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष के कारावास, 1 लाख के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि चौथे या 5वें खंड का उल्लंघन करता है तो 1000 रुपए तक का जुर्माना या 1 माह के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब सपिंड नातेदारी, प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह हो तो 1 माह का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर क्लॉज 3 जो है सेक्शन 5 का, अगर उसका भंग किया जाए, 18 वर्ष से कम आयु या 21 वर्ष से कम आयु के पूर्व विवाह किया जाए तो 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? इसके बाद हम सीधे जाएंगे हाँ, सेक्शन 22 कहता है कि कार्रवाइयां, जितनी भी जो कार्रवाइयां होती हैं फैमिली लॉ से, हिंदू विधि से संबंधित जितनी कार्रवाइयां होंगी सब बंद कमरे में की जाएंगी, उनका मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मुद्रण या प्रकाशन करता है तो 1000 रुपए तक का फाइन उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन ये बात करता है हमारा 22। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन है सेक्शन 14 है, पीटी के लिए ध्यान रखना, वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चे जो होते हैं वो सेक्शन 24 के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यहाँ से और पीटी के क्वेश्चन बनते नहीं है तो मैं ज़्यादा तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। मेंस वगैरह की जब हम प्रॉपर वे में किसी दिन हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तब एक अलग बात होगी, 5-4-7 दिन एक्ट चलेगा, डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 28 में 2 बातें ध्यान रखनी है, डिक्रियों और आदेशों की अपीलें कहां पर होती हैं। तो सेक्शन 28 के अंतर्गत डिक्रियां और आदेशों की अपीलें होती हैं और वो भी विद इन 90 डेज। लास्ट क्लॉज 4 में लिखा है विद इन 19 डेज। ठीक है, और सेक्शन 29 है व्यवृत्या सेविंग डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। ठीक है, पीटी में पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड किस धारा से संबंधित है, तो ये हमारे सेक्शन 29। बस
ये यहाँ से पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट आज हमारा खत्म हो गया है, और क्विक रिवीजन में जितना हो सकता था और जितना प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम एग्जाम दोगे प्री के, उनमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू।